जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आरके सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये संविधान की बेसिक शब्दावली का सेकंड लेक्चर है और जिसको भी पहला लेक्चर देखना है तो मेरा पहला लेक्चर देख सकते हो, उसी के बाद में ये सारी चीजें समझ में आएंगी। दरअसल मैं बेसिक संविधान की बेसिक शब्दावलियों को समझा रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें मैंने पहले लेक्चर में समझाया था कि संविधान क्यों बनाया जाता है, संविधान क्या है। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें। अच्छा, एक चीज बताइए, ऐसा कोई देश है जहां संविधान नहीं पाया जाता? ऐसा कोई देश है जहां संविधान नहीं पाया जाता? कोई भी नहीं है, ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं नियम कानून रूल्स लॉ कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो इसीलिए पहला देश देखिए, लिखिए नहीं अभी, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए उसके बाद में। पहला, सबसे पहले विश्व के प्रत्येक देशों में पाया जाता है संविधान, विश्व के प्रत्येक देशों में पाया जाता है, लेकिन संविधानवाद केवल कुछ ही देशों में पाया जाता है। समझ में आ रही है आपको? ये बेसिक अंतर है इसमें। संविधान प्रत्येक देशों में पाया जाता है, नॉर्थ कोरिया में भी है संविधान, लेकिन वहां संविधानवाद नहीं है। समझ में आ रही है आपको? लेकिन एक अपवाद है, इंग्लैंड, जहां संविधान ही नहीं है, बिना संविधान के देश चल रहा है। लेकिन वो अलग बात है, अलिखित संविधान है वहां, लिखित संविधान नहीं है। संविधान तो है, एक कहने की बात है वहां पे, लेकिन अलिखित संविधान है वहां पे। दूसरा है कि संविधान हो सकता है लेकिन किसी गैर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है। समझ में आ रही है आपको? वहां लोकतंत्र नहीं हो सकता, संविधान तो है लेकिन लोकतंत्र नहीं होगा। दूसरा, यहां पे अगर हम देखते हैं इसकी तुलना में, संविधान के साथ साथ शासन कैसा होगा? लोकतांत्रिक शासन होगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी इसकी। कौन सा शासन होगा? लोकतांत्रिक शासन होगा। तीसरा, संविधान हो सकता है, किसी भी देश में संविधान हो सकता है, परंतु सर्वोच्चता शासकों की होगी। शासकों की होगी तो व्यक्ति की होगी। व्यक्ति की शासन है तो शासन कैसा होगा? असीमित होगा। असीमित होगा निरंकुश होगा, निरंकुश होगा तो अधिनायकवादी होगा, तानाशाही होगा, जो कि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। समझ में आ रही है आपको? इसीलिए हमने विधि के शासन की रचना की, इसलिए हमने संविधान बनाया। दूसरा, यहां संविधान कैसा होगा? संविधान के साथ साथ संविधान ही सर्वोच्च होगा। समझ में आ रही है? व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होगा, यानी कि मोदी सर्वोच्च नहीं है, अमित शाह सर्वोच्च नहीं है। कौन है सर्वोच्च? विधि। राहुल बाबा सर्वोच्च नहीं है, कौन है सर्वोच्च? विधि, संविधानवाद, संविधान। समझ में आ रही है आपको? अगला, शासन कैसा होगा? यहां पे संविधान हो सकता है लेकिन शासन कैसा होगा? निरंकुश हो सकता है, असीमित हो सकता है और तानाशाही भी हो सकता है। समझ में आ रही है आपको? निरंकुश हो सकता है, तानाशाही हो सकता है, असीमित शासन हो सकता है, अधिनायकवादी शासन हो सकता है, एक पार्टी लीडर भी शासन हो सकता है। दूसरा, यहां पे संविधान के साथ साथ शासन कैसा होगा? सीमित होगा। शासन कैसा होगा? सीमित होगा। कल मैंने आपको बताया था, संविधान कहिए, संविधानवाद कहिए, शासन सीमित शासन कहिए, लोकतांत्रिक शासन कहिए, बात सबका एक ही है। समझ में आ रही है आपको? लेकिन यहां हम संविधान और संविधानवाद में अंतर करते हुए अगली लाइन पर चलते हैं हम। संविधान के साथ साथ संविधान हो सकता है, संविधान के साथ साथ नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार अनुपस्थित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? स्वतंत्रता, जैसे चाइना, उत्तर कोरिया, वहां क्या है? लोगों के, नागरिकों की स्वतंत्रता नहीं है, ना अधिकार है। वहां बोलने की आजादी नहीं है, साथ बोल वचन बंद हो जाएगा, सारा सारा वहां चला जाएगा। यहां क्या कहते हैं हम? मोदी बेस अल्लाह है, इसको गाड़ी के पीछे नीचे, टायर के नीचे कुचल दो। मैं नहीं कह रहा हूं, किसने कहा है? असदुद्दीन ओवैसी, कभी देख लेना आप न्यूज में जाकर के। ठीक है, अगला, यहां पे क्या है? संविधान के साथ साथ सर्वोच्चता किसकी होगी? संविधान के साथ साथ सर्वोच्चता नागरिक शब्द यूज किया, व्यक्ति नहीं, नागरिक, नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार सर्वोच्च होंगे। संविधानवाद और इसमें यह अंतर है। दूसरा, अगला, संविधान हो सकता है लेकिन वहां विधि संभव नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। ये दोनों बातें हैं, विधि हो भी सकती है, नहीं भी हो भी सकती है। जैसे इंग्लैंड में संविधान तो है, अलिखित संविधान, लेकिन विधि नहीं है, लिखित नहीं है, इसलिए विधि नहीं है वहां। लेकिन यहां विधि ही सर्वोच्च होगी। क्या होगी? विधि ही सर्वोच्च होगी। यह अंतर है इसमें, संविधान और संविधानवाद में। समझ में आ गया आपको? ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका पूरा। चलिए
एक एनओटी ही नोट करके एक बात और लिख लीजिए इसमें, एक आपके लिए फैक्ट है, लिखिए। जहां संविधान होता है, जहां संविधान होता है, वहां जरूरी नहीं संविधानवाद हो, वहां जरूरी नहीं संविधानवाद हो। परंतु 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 जहां संविधानवाद होता है, वहां संविधान होगा, होगा अंडरलाइन। देखिए, अब हम यहां तुलना करेंगे दोनों शब्दों से, संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इन दोनों में क्या अंतर है। अभी हमने देखा संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है। संविधान को हमने कई बार डिफाइन कर दिया, संविधान होता क्या है, पहली वीडियो में भी संविधान बताया था मैंने, संविधान होता क्या है। यहां पर भी आपने देखा संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। लेकिन अब देखेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में क्या अंतर है। संविधान तो यह है, इसके बारे में तो समझाना है ही नहीं, इसके बारे में समझते हैं हम। इसके 3 नाम हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तीनों का मतलब एक ही है। समझ में आ रही है आपको। अभी लिखना नहीं है, मैं बार बार मना करता हूं आपसे। अभी क्या करना है, देखना है, मैं जो समझा रहा हूं उसको देखो। इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या इंडियन पॉलिटी, कोई भी नाम आ जाए आपके क्वेश्चंस में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, वो सभी एक ही नाम है, सबका एक ही मतलब होता है जो मैं बताने वाला हूं। अच्छा, एक चीज बताइए, सरकार किससे मिलकर बनती है। आप कहां से आते हो, कुछ चेंज आ रहा है आप में या फिर आप ऐसे ही हो पहले जैसे। आप बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे हो। 2001 के पैदाइश देखिए और 2020 की पैदाइश देखिए, चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। पहला, सरकार किससे मिलकर बनती है। सरकार सरकार किससे मिलकर बनती है। लेकिन होते कौन है उसमें, लोग। कहां से आते हैं लोग, समाज से। समाज समाज एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको ऊपर भी पहुंचा सकती है और नीचे भी पहुंचा सकती है। आपको क्या लगता है, आप यूपीएससी की तैयारी अपने मन से कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वाला कौन है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वाला कौन है, आपसे भी पूछ रहा हूं। एलन मस्क। कहां का है, अमेरिका का। अच्छा, सेकंड नंबर का पैसा वाला कौन सा है, बिल गेट्स। कहां का है, अमेरिका। अच्छा, 10 ऐसे नाम बताइए जो सब दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, उनमें से 7 अमेरिका के मिलेंगे। क्यों, समाज की वजह से, क्योंकि उनका समाज डेवलपमेंट है, ज्यादा डेवलप है। समझ में आ रही है आपको, समाज। अब देखो, बुरुंडी नाम सुना है आपने, बुरुंडी अफ्रीका का देश है। अगर एलन मस्क बुरुंडी में पैदा होता तो क्या आज की तरह एलन मस्क होता, नहीं होता, क्योंकि समाज डेवलप नहीं है उसका। भारतीय समाज में से क्यों नहीं है ऐसे लोग, कुछ ही लोग कैसे ऐसे क्यों होते हैं जो पैसे वाले हैं, क्योंकि समाज डेवलप नहीं है। और समाज डेवलप नहीं है, समाज में आज चेंज हो रहा है, तो न्यायपालिका का डिसीजन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, सरकार का डिसीजन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर समाज बदलेगा तो सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी। समझ में आ रही है आपको। लेकिन समाज किससे बदलता है दोस्तों। अगला, मैं आपको, आपकी जेब में 10-20 हजार रुपए आ जाए, आपकी चाल बदल जाएगी दोस्तों, चाल बदल जाएगी आपकी। समझ में आ रही है आपको। आप नए कपड़े भी पहन के चले ना मार्केट में, चाल बदल जाएगी, आप चौड़ करके चलोगे आप।
समझ में आ रही है आपको? किससे बदलते हैं आप? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। अच्छा, 1991 में हमारे यहाँ एक सिस्टम लागू हुआ था, क्या नाम था उसका? उदारीकरण, जिसे हम एलपीजी बोलते हैं। उदारीकरण। उदारीकरण ने चेंज लिया। कौन सा? अगर उदारीकरण नहीं होता जीएसटी नहीं आता है। समझ में आ रही है? अर्थव्यवस्था में क्या आता है? जीएसटी। समझ में आ रही है आपको? अगर अर्थव्यवस्था नहीं होती तो जीएसटी चेंज ही नहीं होता। अगला, अगर आप आरक्षण के, अगर आप संविधान को पढ़ करके आरक्षण जान पाओगे? कभी नहीं जान पाओगे। अगर हम आरक्षण को समझेंगे तो कहां से समझेंगे? अर्थव्यवस्था को देख करके, समाज को देख करके। समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक समझ में आया आपको? अगला, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा, आज दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री कौन सा है दोस्तों? मोदी। नॉट नीरव मोदी। समझ में आ रही? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोनू निगम और नगर निगम, इन दोनों में मतलब ही नहीं समझ पाते। समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है आपको? दूसरा, राजनीतिक दल। आज सबसे ज्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। सबसे ज्यादा कमजोर कौन? मनमोहन सिंह। सबसे ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री कौन रहा है? मनमोहन सिंह। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पावरफुल इंदिरा गांधी। कुछ प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें हम, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ रही है आपको? सबसे ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। दूसरे नंबर पर मोदी। सबसे कम मनमोहन सिंह। रोबोट। समझ में आ रही है आपको? दूसरा, किससे पढ़ के समझोगे इस चीज को? संविधान को पढ़ के समझोगे या पॉलिटी को पढ़ के समझोगे? इसे, इन सबका समग्र अध्ययन ही क्या कहलाता है? पॉलिटी। समझ में आ रही है आपको? अगर हम संविधान को पढ़ेंगे तो अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं हम इससे। समझ में आ रही? सरकार के कार्य क्या है, सरकार का शासन कैसे चलेगा, प्रशासन कैसे संभलेगा, ये सारी चीजें कहां से पता चलेंगी हमें? संविधान से। लेकिन अगर हमें पॉलिटी पढ़ना है तो हमें इन सारी समग्र चीजों का अध्ययन करके ही हमें समझ में आता है कि पॉलिटी क्या है। समझ में आ रही है? लिखने की बात है। लिखिए, लिखिए। पहला पॉइंट, राज्य व्यवस्था का विचार। अच्छा, इसे लिख रहे हो? लिख लो। राज्य व्यवस्था का विचार। पहला, राज्य व्यवस्था का विचार अत्यधिक जीवंत और गतिशील है। अत्यधिक जीवंत और गतिशील है। गतिशील, डायनामिक। राज्य व्यवस्था का विचार अत्यधिक जीवंत और गतिशील है। अगला पॉइंट, अच्छा आपको ये नहीं लगता देख करके कि मतलब जीवंत का मतलब क्या होता है? जीवित प्राणी की तरह, जैसे जी रहा है। अगर कोई निर्जीव वस्तु है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन भारतीय संविधान में परिवर्तन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना? मिलता, कैसे मिलता है? संविधान संशोधन करके। हमारे जरूरत के हिसाब से समाज बदल रहा है। समाज बदलेंगे तो जरूरतें बदलेंगी। जरूरतें बदलेंगी बदलेंगी तो संविधान में चेंज आएगा। तो जीवित प्राणी की तरह है या नहीं है? समझ में आ रही है? इसलिए अगला पॉइंट, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का अध्ययन, राज्य व्यवस्था का अध्ययन समग्र अध्ययन है, कौमा। राज्य व्यवस्था का अध्ययन समग्र अध्ययन है, क्योंकि सरकार, क्योंकि सरकार और संविधान के संबंध, क्योंकि सरकार और संविधान के संबंध
समाज, कौमा अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक दल के साथ किए जाते हैं। के साथ किए जाते हैं। अगला राजव्यवस्था, अगला पॉइंट है राजव्यवस्था में संविधानों के प्रावधान में संविधानों के प्रावधान के बदले प्रावधानों कर लेना आप, प्रावधानों के व्यावहारिक रूपों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के बारे में जान लेते हैं। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, लेजिस्लेशन, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी। इनके मतलब होते हैं, विधायिका में देखते हैं कौन कौन से आते हैं। केंद्र की विधायिका होती है, एक प्रांत की विधायिका होती है। प्रांत यानी कि स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे। केंद्र में आती है संसद, विधि कौन बनाती है? संसद। संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा, प्रांतों में आती है, प्रांत की उसमें विधानमंडल, जैसे ऊपर केंद्र में संसद होती है, ऐसे ही यहाँ विधानमंडल होती है। विधानमंडल के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पहला विधानसभा और विधान परिषद। समझ में आ रही है? जिसको एमएलए और नहीं एमएलसी बोलते हैं। समझ में आ रही है? दूसरा, अगला कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? पहला केंद्र की और राज्य की, इनके बारे में देखते हैं। केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन? पहला नंबर आता है राष्ट्रपति का, उसके बाद दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा पीएम यानी प्रधानमंत्री, अगला मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट, ये मंत्रिमंडल, ये होता है केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाएं यानी कि जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज यूपीएससी। दूसरा, केंद्रीय सेवाओं में और भी बहुत सारी सेवाएं आती हैं, जैसे सीबीआई, आईबी, एनआईए। समझ में आ रही है? ये कौन सी होती है? केंद्रीय सेवाएं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये कौन सी सेवा होती है? केंद्रीय सेवाएं। दूसरा, राज्य में पहला नंबर पे आता है राज्यपाल, दूसरे पे मुख्यमंत्री, तीसरा मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और प्रांतीय सेवाएं। प्रांतीय सेवाओं में कौन कौन आते हैं? जैसे तुम्हारे स्टेट पीएससी, स्टेट पीएससी की जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो ना, आप पीसीएस से जो भी अधिकारी बनते हैं, सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? डीएसपी या एसडीएम। समझ में आ रही है? ये कौन है? प्रांतीय सेवाएं। प्रांतीय सेवाओं में और भी बहुत सारे आते हैं, इंस्पेक्टर, दरोगा, बहुत सारे जो भी हैं, आप इसमें से लगा सकते हो। तीसरा आता है जुडिशरी, न्यायपालिका में 3 प्रकार की न्यायपालिकाएं हमारे यहाँ। कौन कौन सी? उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। समझ में आ रही है? जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। दूसरा है उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट भी कहते हैं। तीसरा है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए 3 शब्द हैं सिमिलैरिटी वाले, जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं। इन तीनों शब्दों के बारे में जानते हैं। पहला सरकार यानी गवर्नमेंट, दूसरा है शासन यानी गवर्नेंस, तीसरा है सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। इन तीनों शब्दों में अंतर क्या है? इन तीनों शब्दों का अंतर हम स्पष्ट करते हुए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले सरकार का मतलब हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सरकार में कौन चीज आती है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इनको विस्तार से हमने पहले पार्ट में बताया था आपको। दूसरा, शासन के अंतर्गत यानी गवर्नेंस के अंतर्गत सरकार तो आती ही आती है, यानी कि सरकार के तीनों अंग आएंगे। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन इसके साथ साथ 2 चीजें जुड़ जाती हैं प्रशासन के अंतर्गत। कौन कौन सी चीजें? व्यावसायिक संगठन यानी मार्केट, पूरा बाजार जुड़ जाएगा। तीसरा आता है इसमें नागरिक समाज, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो एनजीओ में कौन कौन आते हैं? इसमें एनजीओ में हम भी आ जाते हैं। नागरिक समाज में एनजीओ तो आते ही आते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं,
संगठन होते हैं, बहुत सारे संगठन होते हैं, किसानों के संगठन होते हैं, है ना, स्टूडेंट यूनियन होती हैं, बहुत सारी यूनियन होती हैं, वो सभी किस में आ जाते हैं, नागरिक समाज में। इसे क्या बोलते हैं, शासन। समझ में आ रही है आपको यहां तक। अब ये सारा का सारा किस में आता है, सुशासन में भी आता है, प्लस उसके साथ में तीन चीजें जुड़ जाती हैं। कौन कौन सी, जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी, तीसरा पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, चौथा भ्रष्टाचार नहीं होता इसमें, यानी करप्शन नहीं होता इसमें। समझ में आ रही है आपको, करप्शन नहीं होता इसमें। समझ में आ गया ये, मिटा दूं इसको, एक बार लिख लो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला हम देखेंगे राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, यानी स्टेट और नेशन में क्या अंतर है। चलिए आज अभी हम राष्ट्र और राज्य के बारे में जानेंगे, यानी कि स्टेट राज्य और नेशन राष्ट्र, इन दोनों में अंतर क्या है। पहला, राज्य एक वैधानिक विचार है, यानी कि एक विधान से बनाया जाता है, इसका एक संविधान होता है, कानून होता है, लॉ होता है, एक वैधानिक थॉट है इसका। समझ में आ रही है। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो ये एक मनोवैज्ञानिक विचार है, हमारे मन में ही तो आते हैं ये। तीसरा, एक भावनात्मक विचार है, इमोशनल विचार है। मोदी जी क्या कहते हैं, भारत हमारी माँ है। समझ में आ रही है, क्या है भारत, दिखता है आपको नहीं, लोगों से मिलकर बनता है। समझ में आ रही, भावनाओं से मिलकर के बनता है। ये आर्मी है हमारी, क्यों रोज कट मर रही है, भावनाओं के ऊपर, इमोशंस के ऊपर। समझ में आ रही है आपको। दूसरा, यहाँ पर ये भौगोलिक विचार है, राष्ट्र एक, राज्य का एक सीमा होती है। समझ में आ रही है, राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती है। आप अमेरिका चले जाओ, वहां से प्रेम नहीं करोगे अपने भारत को, करोगे नहीं, तो इसीलिए। लेकिन भारत अमेरिका तक नहीं है, भारत कहां तक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। समझ में आ रही है। दूसरा, इसके इकट्ठा करने के लिए प्रशासनिक एकताएं पाई जाती हैं। प्रशासनिक एकता के लिए कौन कौन सा हो सकता है, सेना का उपयोग कर सकते हैं, पुलिस को उपयोग कर सकते हैं, सीबीआई, आईवी, ऐसी बहुत सारी फोर्सेस हैं, एनआईए। समझ में आ रही है, एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है ये मैंने। समझ में आ रही है। इसे बोलते हैं राज्य और इसे बोलते हैं राष्ट्र। इसमें क्या होता है, पहला ये मनोवैज्ञानिक विचार, भावनात्मक विचार, नागरिकों की सर्वोच्च निष्ठा होती है किसके प्रति, राष्ट्र के प्रति। किसके प्रति होती है, राष्ट्र के प्रति। और इसके लिए कुछ चीजें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखी है यहाँ पे, जैसे कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, तिरंगा, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। इनके थ्रू आपकी भावनाओं को जोड़ा जाता है किसके प्रति, राष्ट्र के प्रति। समझ में आ रही है। लोग अपनी निष्ठा कैसे प्रति दिखाएंगे राष्ट्र के प्रति, कोई ना कोई तो माध्यम होगा। कौन सा माध्यम है, 26 जनवरी, जनगण मन, तिरंगा, 15 अगस्त। समझ में आ रही है कि नहीं, झंडे को देख करके सलाम कर देना, ये सारी चीजें किसके लिए, राष्ट्र की पहचान है। समझ में आ रही है आपको। अगला, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ बेसिक शब्दावली हमारी यहीं तक है, और अगली जो कुछ बेसिक शब्दावली बची है वो हम इंडियन पॉलिटी के अगली क्लास में हम बताएंगे आप लोगों को। और अभी कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके समझ में आई है या नहीं, उसको टेस्ट लेने के लिए इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसे लिखना हो तो इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक इसका। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जो राज्य आप शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे आप इसके लिए। राज्य का मतलब यहाँ इंडिया के है, राष्ट्र के रूप में। समझ में आ रही है आपको। यहाँ राज्य का मतलब ये नहीं है यूपी स्टेट वाला, वो अलग वाला सिस्टम हो। यहाँ पे राज्य का मतलब यहाँ पे ब्रॉड लेवल में लिया गया है। इसका मतलब देश के बारे में बात कर रहे हैं हम। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, सीमित सरकार। पहला क्वेश्चन लिखिए, सीमित सरकार। ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन बी, उत्तरदायी सरकार। ऑप्शन सी, तानाशाही का अभाव। ऑप्शन सी, तानाशाही का अभाव। और ऑप्शन डी,
संविधानवाद। अब इसमें से चारों आंसर सही हैं, लेकिन कोई एक ढूंढना है। समझ में आ रही? अभी नहीं बताना, कमेंट करके बता देना आप आराम से। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, संविधानवाद। क्वेश्चन है संविधानवाद। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक सरकार, सीमित सरकार, उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन सी, और डी तानाशाही का अभाव। तानाशाही का अभाव। इसमें भी चारों ऑप्शन जो है सही हैं, बट किसी एक का मोस्ट इंपोर्टेंट का चूज करना है आपको। मैंने आपको कई बार बता दिया था, आप दोबारा देख सकते हो इसका आंसर। समझ में आ रही है? कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र में निम्न में से कौन सा राष्ट्र में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्र में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए राष्ट्र के बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्र के बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। ऑप्शन बी राष्ट्र के विद्यमान होने से राज्य की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। राज्य की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। और ऑप्शन सी जहां भी राष्ट्र है वहां राज्य है। और डी ऑप्शन डी राष्ट्र एक संस्थात्मक विचार है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए विधि का शासन होता है। ऑप्शन बी संवैधानिक सरकार होती है। और ऑप्शन सी बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता है। बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता है। और ऑप्शन डी
प्रत्येक नागरिकों की गरिमा का सम्मान होता है। प्रत्येक नागरिकों की गरिमा यानी डिग्निटी का सम्मान होता है। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है। ऑप्शन ए, सरकार अत्यधिक कुशल होती है। सरकार अत्यधिक कुशल होती है। ऑप्शन बी, एक सदचरित्र नागरिक नागरिकों के गुणों का विकास किया जाता है। गुणों का विकास किया जाता है। ऑप्शन सी, सरकार में पारदर्शिता विद्यमान होती है। सरकार में पारदर्शिता विद्यमान होती है। अगला ऑप्शन डी, सरकार के द्वारा बहुमत की भलाई के लिए कार्य किया जाता है। सरकार के द्वारा बहुमत की भलाई के लिए कार्य किया जाता है। सरकार के द्वारा बहुमत की भलाई के लिए कार्य किया जाता है। अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, और अगली वीडियो में हम इसका जो है आंसर हम आपको बताएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।